नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज बजट उम्मीदें पर, जहां पर हम आज बात करेंगे कि कमोडिटी सेक्टर को यहां पर बजट से वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं। ऑफ कोर्स ये साल काफी इंपॉर्टेंट है। जो अब का बजट है वो ज्यादातर वोट ऑन अकाउंट है। वित्त मंत्री ऑलरेडी कह चुकी हैं कि बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट ना करें। और उसके बाद ऑफ कोर्स पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर इलेक्शंस पे जाएगा और फिर जुलाई अगस्त में जो यहाँ पर निकल के आएगा वहां पता चलेगा कि बजट से यहाँ पर क्या कुछ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर दो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर माना यह जा रहा है कि इस बार भी बजट में इवन एज इट इज वोट ऑफ अकाउंट कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल पाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे आज शो में CPI के चेयरमैन नरेंद्र वाधवा, GJC के चेयरमैन संयम मेहरा और इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे एक एक करके जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजट में क्या देखने को मिल सकता है और ये पूरा साल 2024 अब इन कमोडिटीज के लिए कैसा रह सकता है। संयम, आपसे शुरुआत करेंगे। और सोने को हमने पिछले साल ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखा। काफी सारे रिफॉर्म्स हमने सोने के मार्केट में आते हुए देखे हैं जिसका पूरा फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को और इंडस्ट्री को भी देखने को मिला। पिछले कई साल में स्पॉट एक्सचेंज से लेकर इंटरनेशनल सोने का एक्सचेंज देखने को मिला। ये चीजें भी ऑफकोर्स बजट में ही कही गई थी। और इसके बाद यहाँ पर एक मैंडेटरी हॉलमार्किंग है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देखने को मिली है, क्रेडिबिलिटी एक बहुत लंबे तौर पर बड़े तौर पर सोने में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और ज्वेलरी एज अ सेक्टर में यहाँ पर लगातार बढ़त भी है। कैसे देखते हैं आप ये बजट और क्या उम्मीदें हैं अब इसको सेक्टर में? देखिए, हर साल की तरह हमने इस साल भी बजट के रिकमेंडेशन में भेजा है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो जो 7.5 से 12.5 प्लस 2.5% एग्रीकल्चर सेस मिला के ये बढ़ गई थी, ये इसे फिर से 5% घटाया जाए। EMI दी जाए ज्वेलरी के अंदर। कैश लिमिट जो है इनकम टैक्स के अंदर जो 40A के अंदर है कि 10,000 रुपया ही ओल्ड गोल्ड के अंदर हम रिटर्न ले सकते हैं एंड कंज्यूमर से, जब वो कैश में देना चाहें उसकी लिमिट बढ़ा के ₹1,00,000 तक कर दी जाए। रिलीफ फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, जैसे ही प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक आम आदमी को उतना टैक्स भरना पड़े, लेकिन एक ज्वेलर को जैसे ही गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं इमीडिएटली उतना टैक्स भरना पड़ता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी इंटरेस्टेड थी काफी सालों से, हमारी काफी इंटरेक्शंस और मीटिंग्स हो चुकी हैं उसके अंदर कि उसकी मीटिंग्स के अंदर कि भाई 500 ग्राम्स गोल्ड है एक स्त्री गोल्ड मोनेटाइजेशन के रूट से गवर्नमेंट को दे सके, जिससे 23,000 से 24,000 टन गोल्ड जो इंडियन हाउस होल्ड्स में है वो वापस सिस्टम के अंदर आ जाए, जो और 800 टन जो इंपोर्ट होता है वो घट के 400 टन हो जाए और 400 टन इंडिया के हाउस होल्ड से ही वापस रूट हो जाए, जिससे कैट के ऊपर काफी अच्छा होगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है, क्रेडिट कार्ड का जो कमीशन है उसे जो 2.5% है उसको घटा दिया जाए, क्योंकि पूरी इंडिया अभी डिजिटल हो रही है और डिजिटल होने के वजह से जो 2.5% है वो काफी हैवी ऑन द एंड कंज्यूमर है, तो उसको घटा दिया जाए, हाफ या 1% कर दिया जाए। अशोक चक्र कॉइन्स हैं उन्हें रिटेल एंड के अंदर रिटेलर्स को भी बेचने का मौका दिया जाए, जिससे रिच हेरिटेज इंडिया की आगे जा सके। और कोलैटरल फ्री लोन्स 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिए जाए फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारी सोच थी जो हमने बताई है। ट्रांसपेरेंसी के रूप में गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम हॉलमार्किंग और गिफ्ट सिटी के अंदर जो एक्सचेंज चालू किया उससे काफी फायदा हुआ है जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को, लेकिन हमारी सोच है कि फरवरी नहीं तो जुलाई अगस्त के अंदर भी इनमें से काफी रिफॉर्म्स, इसमें काफी चीजों को आगे लेके आया जाए, जिससे जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा हो और ट्रांसपेरेंसी और फर्दर बढ़े जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरह से आपने कहा एक ट्रांसपेरेंसी है, क्रेडिबिलिटी हमने यहाँ पर मार्केट्स में फिर से आता हुआ देखा है और वाइट गुड्स के कंपटीशन में हमेशा यहाँ पर सोना और ज्वेलरी रही ही है। लेकिन जिस तरह की वृद्धि हमने यहाँ पर डिमांड ग्रोथ में इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी है, कैसे देखते हैं आप वो यहाँ पर नंबर्स? जैसे आपने कहा ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, जहाँ पर ई-कॉमर्स की बात है, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारा बिजनेस अब यहाँ पर ऑनलाइन भी चलने लगा है, उन क्षेत्रों में कैसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, पहले जो ई कॉमर्स का बिजनेस था वो 7 to 8% था, अभी बढ़ के 12 to 13% हो गया है। बिकॉज जो लोग हैं, जो जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, कंप्यूटर के ऊपर ही अपने डिजिटल फॉर्मेट से कपड़े खरीद रहे हैं, तो ज्वेलरी भी उनको खरीदने के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इजी एक्सचेंज फैसिलिटी भी रिटेलर्स अभी डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक्सचेंज के अंदर भी आज अगर गोल्ड का रेट 65,000 है तो ऑटोमेटिकली 1 या 2% मोर लेसर रेट के अंदर वापस एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी का भी रिटेलर्स कर रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्री 20% की ग्रोथ कर ही रही है।
हर साल, और इस साल भी उसी तरीके से करेगी। जो गोल्ड कॉइन और बुलियन की सेल्स है वो धीरे-धीरे कम हो रही है, और जो ज्वेलरी की सेल्स है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर के अंदर जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए जो हॉलमार्किंग और बाकी सब चीजें करी गई हैं, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, इस वजह से इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। हुँ, सही है। एक तरफ तो जो आपने कहा जो ईएमआई की स्कीम है वो यहाँ पर जारी करनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमने काफ़ी हद तक ज्वेलर्स को डिजिटल गोल्ड में भी एक एंट्री करते हुए देखा है, जहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और जब आपके पास इनफ गोल्ड हो जाए तो आप उसकी ज्वेलरी ज्वेलर्स के हिसाब से ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने एक इवोल्यूशन कहें या इनोवेशन कहें बाजार में या ज्वेलर्स को करते हुए देखा है। यहाँ पर किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस की मांग है? देखिए, 11 मंथ्स की स्कीम है, वो गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दी हुई है। 11 मंथ्स तक हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके एवरी मंथली उसके अंदर पैसा डाल के फिर 12 मंथ्स में ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या उस स्कीम को रिन्यू किया जा सकता है। डिजी गोल्ड जो है उसमें 1 ग्राम से 100 मिली से भी ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद एक सिस्टमैटिक 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम जो ज्वेलरी हो जाती है, वजन हो जाता है, उसके बाद वो ज्वेलरी आप अपने रिटेलर से खरीद सकते हैं। सो काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर ईएमआई नहीं दी है, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं, वो अपने सिस्टम से अपने कॉन्फिडेंट कस्टमर्स को स्कीम्स देते आ रहे हैं, जिससे उनके उनके पास भी जो नॉर्मल सैलरीड कस्टमर्स हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर के जो बैंक के लेवल से या गोल्ड के अंदर जो रेट्स बढ़ रहे हैं, रेट्स का भी फ़ायदा उठाकर राइट टाइम पर बाइंग कर सकते हैं। आज भी साउथ के अंदर ऐसे घर हैं, जो 80 ग्राम्स टू 90 ग्राम्स अपने जब शादी होती है घर के अंदर, तो लड़की को देते हैं एज अ गिफ्ट। तो उसकी सिस्टमैटिक प्लानिंग वो बहुत कम उम्र से चालू कर देते हैं, जब भी गर्ल चाइल्ड इज 4 ईयर्स और 6 ईयर्स ओल्ड। तो उसी तरीके से ये सेम प्लान्स को और मोटिवेट करने के लिए ज्वेलर्स काफी स्कीम्स लेकर आते हैं। 11 मंथ्स की स्कीम लेके आते हैं, डिस्काउंट स्कीम्स लेके आते हैं, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और कुछ टाइम के अंदर अपना जो गोल्ड का जो टारगेट है, जो गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको वो फॉलो अप करके बराबर तरीके से अपने स्टोर कर सकें। ओह वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी कुछ है जो यहाँ पर अभी भी किया जा सकता है, और एक लंबी लिस्ट जैसे सही मैंने आपको कहा ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है, और आशा है कि वित्त मंत्री इस पर एक नज़र डालेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो डिटेल्स यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। हमारे साथ सीपीआई के मिस्टर नरेंद्र वाधवा भी हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। कमोडिटीज़ की जहाँ तक बात है, पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर भी बेहतरीन हुआ है, एक्सेप्ट वो जो पेन पॉइंट है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ अब इस साल के अंत तक अभी भी ट्रेड नहीं हो पाएंगी। लेकिन जहाँ तक कमोडिटीज़ की बात है, चाहे वो CTT ले लीजिए या फिर जिस तरह का प्रोडक्ट्स एंड नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप ये पूरे सेक्टर को, और यहाँ से अब वित्त मंत्री से क्या एक्सपेक्टेशन? धन्यवाद मनीषा जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पेन पॉइंट है उसकी बात होती है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन आता है या गवर्नमेंट पे हम अप्रोच करते हैं, तो हमारे को वो पहले ये पूछते हैं कि आपके पेन पॉइंट क्या हैं, क्या आपको मार्केट को क्या एक्सपेंशन जो हमने बढ़ावा देना है, तो आपका उसका सजेशन दीजिए। तो ऑल्दो आपने जैसे बोला वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर की अप्रूवल ली जाती है टिल अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट जब तक आती है, उसके एक्सपेंडिचर की अप्रूवल ली जाती है। लेकिन हमने रन अप टू द मेन बजट जो कि जुलाई में आएगा, हमने भी अपनी थोड़े सजेशंस दिए हैं। वो पुराने जैसे सालों में आ रहे हैं कि हमने कहा है कि एक एग्री मार्केट के अंदर जो बैंड कमोडिटीज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। ऑल्दो ये बजट का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे को ये मौका होता है बोलने का, बातचीत करने का गवर्नमेंट के साथ, तो हमने यही कहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो फार्मर्स हैं उनका डिस्ट्रेस है उसको हमारे को दूर करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने ये कहा है कि एक स्टोरेज फैसिलिटी कहीं ना कहीं हम मंडी के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर कहीं इनकरेज करें बजट के थ्रू, और इस मार्केट को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये गवर्नमेंट पुट ऑप्शन को यूज कर सकती है इन रिप्लेसमेंट ऑफ MSP। तो हमने वो भी उसका एक पूरा कंसेप्ट नोट बना के भेजा है मिनिस्ट्री को कि इसको हम पुट ऑप्शन को कैसे रिप्लेस करते हैं MSP से, अगर हमारी ये मार्केटें अच्छी हो जाती हैं। और बाकी ओपनिंग ऑफ कमोडिटीज मार्केट टू NRIs, ये अगेन हमारा एक सजेशन है। और देखिए हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन में हम कह रहे हैं कमोडिटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाएगा, और इसका एक्सपोजर बैंकों के ऊपर काफी रहेगा। बैंक्स काफी एक्सपोज्ड होंगे इस मार्केट के ऊपर, या जो वैल्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कमोडिटीज को डील करते हैं,
तो हमने ये भी सजेशन दिया है कि कमर्शियल बैंक्स को भी इस कमर्शियल मार्केट कमोडिटी मार्केट के अंदर अलाउ करना चाहिए। और हमारी पुरानी जो डिमांड है, कमोडिटी मार्केट काफी इलास्टिक होती है, डिमांड जो है कॉस्ट के ऊपर काफी अफेक्ट करती है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जरूर देखना चाहिए अगर हमारे को इन मार्केट्स को बढ़ाना है। 20 साल हो गए हैं इन मार्केट्स को, और इसका दर्जा होना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारे कई सजेशन उसी के ऊपर गए हैं। जीएसटी भी एक हमने सजेशन किया है कि जो भी कमोडिटी की डिलीवरी होती है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसको आईजीएसटी के थ्रू लेकर आने की जरूरत है। और आपको क्या लगता है मिस्टर वाधवा कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसे कैसे आगे ग्रो किया जाए, कैसे इसे एक्सपैंड किया जाए और कैसे सरकार की भागीदारी इसमें देखने को मिल पाएगी? देखिए, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे को नए रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लाने की जरूरत है। ये बातचीत भी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट, कार्बन क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, प्लास्टिक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी जो वाइडर कमोडिटीज हैं उसको भी हमारे को इस मार्केट के अंदर लाने की जरूरत है। और मेरे को लगता है बहुत बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है हमारी मार्केट में। इक्विटी मार्केट का कम से कम 7 से 10 टाइम होता है। अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें, किसी भी मार्केट में कमोडिटीज मार्केट ट्रेड होती हैं, तो हमारे को वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और हमारा सजेशन यही है कि रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट इस मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए और सारी एक्सचेंजेस को अलाउ करना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और आपकी भी उस लंबी लिस्ट के लिए आशा यही है कि वित्त मंत्री इसको भी देखें। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान को। उनसे जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट उम्मीदें सीएनबीसी आवाज़ के साथ। हमारे साथ इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्री के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान हैं। डॉक्टर खान नमस्कार। और ये पिछला अगर 8, 10, 12 महीने भी अगर देखें तो सभी सरकार की जो कोशिशें हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, उसके तहत गया। हमने काफ़ी सारी ड्यूटीज़ में बदलाव देखे। अब इस वोट ऑफ अकाउंट में माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री पर यहाँ पर तवज्जो रह सकती है। एग्री के मुकाबले के हिसाब से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, एग्री पे तवज्जो तो रहेगी ही, उससे ज़्यादा किसान पे रहेगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। और इसी महीने में पिछले साल एक होम मिनिस्टर साहब के घर पे बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड हुआ था कि किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। तो उस हिसाब से 2-2 हज़ार एवरी 3 मंथ्स ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अंडर पॉपुलिस्ट मेजर्स एंड किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के फेवर में एक जोड़ा जाए, तो इस अमाउंट को डबल करने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज वन। एग्रीकल्चर में जो 3-4 पेन पॉइंट्स हैं, एक ये है कि सरकार का जोर रहा था एफपीओज क्रिएशन पे, और इंडस्ट्री बड़ी इंथुजियास्टिक थी कि वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, उनके थ्रू सोर्सिंग हो जाएगी, मार्केट लिंकेजेस हो जाएंगे। तो क्रिएशन तो हो गया 15,000 के आसपास, लेकिन वो वाइब्रेंट नहीं है। तो मुझे लगता है एफपीओ पे कोई स्कीम आ सकती है इस बार, और आना भी चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम लग रहा है वो जो फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में कमोडिटीज़ के, तो उसको स्टेबल करने के लिए मुझे लगता है मल्टीपल मेजर्स की जरूरत है, और कुछ ना कुछ अनाउंसेस में हो सकता है। जैसे क्रिएशन ऑफ कमोडिटी बोर्ड्स, उस पर कई दिनों से चर्चा मेरी खुद भी हो रही है और मुझे सुनने में भी आ रही है कि जो मेजर कमोडिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनके एग्जाम्पल्स हैं, उसकी बेसिस पे कमोडिटी बोर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, ड्रिवन बाय द स्टेक होल्डर्स देमसेल्व्स। ओके। दूसरा है इसमें एक्सपोर्ट्स का बड़ी इनकंसिस्टेंसी है, एंड इंडिया एग्रीकल्चर में तो 8.5% दुनिया का है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में 2-2.5% के बीच है। एक्सपोर्ट की कंसिस्टेंसी कैसे रहे और उससे प्राइस की स्टेबिलिटी कैसे अचीव किया जाए, और पूरा का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ये तीसरा एरिया है मुझे लगता है जिसपे क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इस टाइम पे इशू चल रहा है। और COP28 के बाद, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे दुबई, मुझे लगता है जेन्युइन कंसर्न और बड़ी कोई योजना इस पे आ सकती है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, या क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर। साथ ही साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया का एक बड़ा कंसर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम रहा है, लास्ट फ्यू ईयर्स में फोकस रहा है। इस साल में कुछ बड़े मेजर्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने वहाँ पर बताई। साथ ही साथ अगर जैसे हम एक्सपोर्ट पर एक बात करना चाहेंगे, और जहाँ तक सरकार ने काफ़ी सारे जो भारत ब्रांड्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं, आप देखते हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो यहाँ पर बजट में आते हुए?
मुझे लगता है ब्रांड इंडिया इस टाइम पे ग्लोबली एस्टेब्लिश ज़्यादा फॉर्मली करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरीके से पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ बड़े हसरत भरी निगाहों से देख रही है विद ऑ एंड होप। क्योंकि पिछले कुछ सालों की जो क्राइसिस वर्ल्ड वाइड होती रही, उसमें इंडिया का स्टैंड इतना बैलेंस्ड, इतना न्यूट्रल और इतना पॉजिटिव रहा है। एंड यूक्रेन रशिया की क्राइसिस के टाइम पर भी इंडिया इमर्ज एज ए वेरी रिलायबल सप्लायर। लेकिन पिछले साल भर में जो नीजर एक्शंस हुए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हुए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस था ग्लोबल मार्केट का, उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। तो उसमें इंडिया ब्रांड को और कम्युनिटी वाइज ब्रांड उसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है कि जो मेजर एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज है, मुझे लगता है कि नेशनल लेवल के कमोडिटी बोर्ड्स आने की जरूरत है। और उस पर कल भी हमारी एपिडा में चर्चा हुई थी इसको लेके चेयरमैन के साथ में। तो ये एक एरिया है, लेकिन पूरा का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और मुझे लगता है इसमें रोल ऑफ एफपीओ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि उनको एक्सपोर्टर्स के साथ जोड़कर और एक कोई मेजर इनिशिएटिव्स पे आने वाली है। आई हैव हर्ड के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेट टू लॉन्च आफ्टर अयोध्या वगैरह जी। एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एफपीओ, जिससे इंडस्ट्री उसे कनेक्ट करे और दोनों को मिला के एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़े, जिससे कमोडिटीज की एक प्राइसिंग में स्टेबिलिटी है और इंडिया का ग्लोबल एक मार्केट पेनिट्रेशन बढ़े, एक फार्मर्स को एक ग्लोबली लिंक हो, सो दैट उसके जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स हैं वो किसानों को भी मिले। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर है मिस्टर खान, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर सरकार से इस बार यहाँ पर आते हुए देखे। क्या आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से और काफ़ी सारे कंपनीज कॉर्पोरेट से भी हमारी बात होती है, जिनका मानना है कि अगर एमएसपी सब्सिडीज़ और बोनसेस हम ऐसे ही बढ़ता हुआ देखें तो उन कमोडिटी के प्राइसेस हाई ही रहने वाले हैं। सरकार ऊपरी स्तरों पर खरीद के नीचे स्तरों पर यहाँ पर बेच सकती है, लेकिन कंपनीज वो नहीं कर पाती, इंडस्ट्री वो नहीं कर पाती। आपको लगता है कि एक फाइन बैलेंस हम यहाँ पर इस बार क्रिएट होता हुआ देखेंगे? मुझे लगता है इसका एक रूट गवर्नमेंट दूसरा देखेगी, वो ये है कि इनाम के तहत सारी मंडीज को तो कनेक्ट करा दिया है, लेकिन मंडी पे उतना ट्रेड नहीं हो रहा। अगर वहां ट्रेड होगा तो इनएफिशिएंसीज कट होंगी और गवर्नमेंट को फिर जो रिसॉर्ट करना पड़ता है उन मेजर्स को कि प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पे बढ़ा दीजिए जहां पर भी गलत आने लगता है, तो उसके तहत एग्री बिजनेसेस बढ़ाने की जरूरत है और शायद सरकार बढ़ाएगी बड़े पैमाने पर। अभी इस पर कोई नहीं स्कीम आएगी, लोकेशन बढ़ेंगे, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ाएगी एंड इम्पोर्टेंटली इनाम में जिसमें सारी मंडीज तो कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन मंडीज ऑपरेशनलाइज उस एक्सटेंट तक या पोटेंशियल अनलीज नहीं हुआ है। तो इस पे कोई बड़े प्रोग्राम की जरूरत है, ताकि जो बड़ा कंसर्न है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट शुरू कर देती है और फिर वो कैरी ओवर करती है एंड ट्रेड डिसरप्ट होता है, डिस्टॉर्शन आता है, जो स्टेबिलिटी है ट्रेड की, मार्केट की डायनेमिक्स वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट इसको एकदम से कट डाउन करने के बजाय अल्टरनेट ऑप्शंस को बढ़ा देगी, सो दैट इसकी जरूरत कम पड़ने लगे और मोर मैच्योर मार्केट में इमर्ज। दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल देखें या फिर जैसे अमित शाह जी की स्टेटमेंट थी कि अगले 3 सालों में हम यहाँ पर दालों में भी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर जाने चाहिए। सो इवन एज हम यहाँ पर स्कीम्स देखते हैं, एक इंटेंट देखते हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया की डिमांड ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है और हमने ऑन ग्राउंड वहाँ पर उस तरह का एक्शन होता हुआ नहीं देखा, आपको लगता है कि एक एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स प्लान एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाने की जरूरत है? देखिए, पल्सेज में मनीषा जी रियल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू पल्सेज में नहीं आ पा रहा है। जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द अदर ग्रेन्स में, अदर कमोडिटीज में, वेजिटेबल्स वगैरह सब में आ गई हैं। पल्सेज में वर्ल्ड वाइड कोई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया कि हाइब्रिडाइजेशन हो पाया हो। तो इस वजह से बड़ा, जैसे इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, धीरे धीरे मार्जिनली ग्रो करेगा। तो डिमांड जो है आउटस्ट्रिप करे, क्योंकि एक वेगन कल्चर जो है बढ़ पड़ा है, अभी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से डिमांड विल कंटिन्यू टू आउटस्ट्रिप जो मार्जिनल ग्रोथ पल्सेज में एक्सपेक्टेड है। तो देयरफॉर इंपोर्ट डिपेंडेंसी आई डू नॉट सी कि अगले 5 या 10 सालों में खत्म होने जा रही है। लेकिन एडिबल ऑयल में जिस तरीके से ऑयल पाम पे एक नेशनल मिशन अनाउंस किया है, जिस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑयल सीड में तो धीरे धीरे 14 मिलियन टन से घट के कम होता चला जाएगा, लेकिन पल्सेज में मुझे लगता है कि अगर मतलब कम करना तो दूर रहा, बढ़ेगा ही इन द इयर्स टू कम।
ऑलराइट, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चिंता ही है डॉक्टर खान की आगे जाके किस तरह की डिमांड इंडिया आता हुआ देखता है और कितनी सेल्फ सफिशिएंसी हम बहुत सारी क्रॉप्स में यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी इतनी एक्सटेंसिव लिस्ट के लिए कि क्या कुछ यहाँ पर इस बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं और इस तरफ डेफिनेटली इवन एज इट इज़ वोट ऑफ अकाउंट कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम्स या कोई नई स्कीम्स की बातचीत यहाँ पर होने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।